तो आज हम डीसी जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे। तो डीसी जनरेटर की मेनली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हमें जनरेटेड ईएमएफ और फील्ड करंट के बीच में मिलता है। दूसरा है हमारा लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, मींस जब हमारा जनरेटर किसी लोड पे ऑपरेट हो रहा होगा, और ये हमें टर्मिनल वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में मिलता है। थर्ड है हमारा इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हमें जनरेटेड ईएमएफ और आर्मेचर करंट के बीच में मिलता है। और फोर्थ है हमारा एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज और आईएम मींस आर्मेचर करंट के बीच में हमें ये भी मिलता है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर की। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर की नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीसी सप्लाई हमने प्रोवाइड की हुई है। यहाँ हमने पोटेंशियोमीटर लगाया हुआ है, ये हमारा ए मीटर है, ये हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग है, और ये हमारा आर्मेचर है, फिर इसको हम एक्साइटेशन प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पे हमारा कोई लोड नहीं कनेक्टेड है, हमने यहाँ सिर्फ वोल्ट मीटर कनेक्ट किया हुआ है आउटपुट में जो वोल्टेज आएगा उसको मेज़र करने के लिए। सो ये बेसिक सर्किट है हमारा नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करने के लिए फॉर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो जनरेटेड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वो phi इंटू पी इंटू एन डिवाइड बाई 60 इंटू जेड बाई ए होता है। तो अब नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हमने क्या माना कि जो हमारा स्पीड है वो कांस्टेंट है और ई इज़ प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, मीन्स हमारा ईएमएफ जो है वो फ्लक्स के प्रोपोर्शनल है। तो अब जब हमारा स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा तो हमें पता है कि अगर हमारा फील्ड करंट बढ़ेगा तो हमारा फ्लक्स बढ़ेगा, और अगर हमारा फ्लक्स बढ़ेगा तो हमारा ईएमएफ भी इंक्रीज़ हो जाएगा। इस तरह से ये तीनों रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो अब हम धीरे धीरे करंट की वैल्यू को इंक्रीज़ करना स्टार्ट करेंगे, फिर हम देखते हैं कि उसका हमें क्या इफ़ेक्ट दिखाई देता है। सो यहाँ पे हम ग्राफ में देख सकते हैं कि ये हमारा फील्ड करंट है और ये हमारा जनरेटेड ईएमएफ है। तो हमने क्या किया, फील्ड करंट को धीरे धीरे सिर्फ हमने इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया। तो जैसे जैसे हमारा फील्ड करंट देखिए धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, वैसे वैसे हमारा ईएमएफ भी इंक्रीज़ हो रहा है। और फील्ड करंट की वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पे पोटेंशियोमीटर लगाया हुआ है। इस पोटेंशियोमीटर को एडजस्ट करके हम अपने हिसाब से फील्ड करंट की जो वैल्यू है उसे डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा जो ईएमएफ है वो ज़ीरो से नहीं स्टार्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट के रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इफेक्ट की वजह से थोड़ा बहुत ईएमएफ हमें जनरेटर में मिलता है। सो उसकी वजह से जो हमारा ई है वो इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होएगा। तो जैसे जैसे हम धीरे धीरे हमारा फील्ड करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा जो जनरेटेड ईएमएफ है वो बढ़ता जाएगा, और इस तरह और हमारी जो करंट की वैल्यू है उसको मेज़र करेंगे हम हमारे ए मीटर से। सो हम यहाँ ई से डी पार्ट के लिए देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमने अपने फील्ड करंट आईएफ की वैल्यू को इंक्रीज़ किया है वैसे वैसे हमारा जो ईएमएफ है, जो हमारा जनरेटेड ईएमएफ है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन डी के बाद से हम देख सकते हैं कि हमारा फील्ड करंट तो बढ़ रहा है लेकिन हमारा जो जनरेटेड ईएमएफ है वो थोड़ा डिक्रीज़ हो रहा है, मीन्स वो लीनियर नहीं रहा। ई से डी तक तो लीनियर था लेकिन उसके बाद ये डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया है। तो हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ई से डी तक हमारा रिलक्टेंस ऑफ आयरन पाथ है वो नेग्लिजिबल है, किसके कंपेयर में, एयर गैप रिलक्टेंस के। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हम आयरन पाथ का जो रिलक्टेंस है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, तो ये हमें जो कर्व मिलता है वो एक लीनियरिटी देखने को मिलती है इसमें। लेकिन जब हम डी से बी की तरफ बढ़ते हैं तो अब इस टाइम पे क्या होता है कि हम जो हमारा आयरन पाथ का रिलक्टेंस है उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, मीन्स अब उसकी वैल्यू हायर है। तो इस टाइम पे क्या होगा कि जो हमारा कर्व है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होना स्टार्ट कर देगा। और दूसरी बात क्या है कि एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमारे पोल जो होते हैं वो अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड हो जाते हैं। मीन्स पोल सेचुरेशन पोल की एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे हम फील्ड करंट को तो बढ़ाते जाते हैं लेकिन हमारा जो ईएमएफ है वो बढ़ता नहीं है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक बाल्टी है, उसमें हमने फुल पानी भर दिया है। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हम उसके अंदर पानी को भरते जाएंगे तो पानी का जो लेवल है वो इंक्रीज़ नहीं होगा, मीन्स जो एक्स्ट्रा पानी है सब बाहर गिर जाएगा, जितना पानी उसमें आ सकता है उतना ही रहेगा। तो उसी हिसाब से सेचुरेशन भी होता है कि एक टाइम पे ऐसा आएगा
कि जब हमारा पोल जो है वो सैचुरेटेड हो जाएगा तो हम फील्ड करंट कितना भी बढ़ाएं, जो हमारा ईएमएफ है वो बढ़ेगा नहीं। तो इस तरह से हमें जो नो लोड का कर्व है वो कुछ इस तरह को देखने को मिलता है। तो ये थी हमारी नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे डीसी जनरेटर के लिए। अब देखते हैं लोड कैरेक्टरिस्टिक्स डीसी जनरेटर के लिए वो किस तरह से होगी। तो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स में भी जो हमारा सर्किट डायग्राम होगा वो वैसा ही होगा, बस यहाँ पे हम एक लोड कनेक्ट कर देंगे और ये जो लोड होगा वो वेरिएबल होगा। जैसा हमने पीछे देखा था कि हमारा सोर्स डीसी था, पोटेंशियोमीटर हमने कनेक्ट किया था, फिर हमारा एमीटर था, शंट फील्ड थी, हमारा आर्मेचर था, देन उसके बाद फिर हमने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया और यहाँ पे एक एमीटर कनेक्ट करके वेरिएबल लोड कनेक्ट कर दिया। ये सब हमारा जनरेटर लोडेड है। तो ऐसे कंडीशन में हम देखते हैं कि क्या क्या इफेक्ट होंगे और कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हमको दिखेगी। हमारा जो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो हमें टर्मिनल वोल्टेज VT और फील्ड करंट IF के बीच में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखने को मिलती है। और इस कर्व को हम लोड सैचुरेशन कर्व के नाम से भी जानते हैं, लोड सैचुरेशन कर्व। जैसा कि हमने नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा कि यहाँ पे सिर्फ हमारा वोल्ट मीटर कनेक्ट था, मीन्स ये सर्किट जो थी वो ओपन थी। तो जैसा कि हमें पता है नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आर्मेचर करंट की वैल्यू जो थी वो IA वो 0 थी। किसके लिए? नो लोड के लिए। तो जिसकी वजह से वहाँ पे हमें ना आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप देखने को मिला, ना IaRa ड्रॉप मिला। लेकिन अब जब हम लोड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें यहाँ पे IA करंट भी मिलेगा। तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे दो तरह के वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिलते हैं लोड कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। तो फर्स्ट हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो होता है आर्मेचर रिएक्शन की वजह से, जिसको हम आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप बोलते हैं। सेकंड हमारा होता है IaRa ड्रॉप। IaRa ड्रॉप हमें आर्मेचर के अंदर देखने को मिलता है, मीन्स ये आर्मेचर के अंदर जो कंडक्टर्स होंगे उसके अंदर हमें IaRa ड्रॉप देखने को मिलेगा। और आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप तो हमें पता ही है कि जब मेन फील्ड के ऊपर आर्मेचर फील्ड का इफेक्ट पड़ता है तो उसकी वजह से हमें आर्मेचर रिएक्शन देखने को मिलता है। तो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो ड्रॉप होगा उसको हम आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप बोलेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों ड्रॉप की वजह से हमारे वोल्टेज और फील्ड करंट के ग्राफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसा हमने नो लोड कंडीशन में देखा था कि हमारा कर्व कुछ इस तरह से बनता था। नो लोड कंडीशन में हमें जितना EMF जनरेट होता था उतना ही आउटपुट में मिलता था, बिकॉज वहाँ पे किसी तरह का वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता था। बस वहाँ कर्व थोड़ा सा लीनियरिटी को छोड़ के डिक्रीज़ होने लगता था बिकॉज पोल के सैचुरेशन की वजह से। बट अब लोड कंडीशन में क्या होगा कि हमें दो तरह के ड्रॉप देखने को मिलेंगे। पहला होगा हमारा आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। आर्मेचर रिएक्शन की वजह से हमें थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिलेगा जो यहाँ हमने दिखाया है ग्रीन कलर से। देन जब हमारा IaRa ड्रॉप काउंट होगा तो IaRa ड्रॉप का लाइन हमने ये देखिए यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाया। तो इस तरह से नो लोड में हमें E0 मिला था, जनरेटेड वोल्टेज ही हमको मिल गया था, जनरेटेड EMF। लेकिन जब हम लोड कंडीशन में आए तो थोड़ा सा हमारा EMF जो था वो डिक्रीज़ हुआ। और यहाँ पे जब हमने दोनों ड्रॉप को काउंट किया तो हमें जो फाइनल वोल्टेज था वो V मिला। तो ये जो ट्रायंगल यहाँ पे BDE के बीच में दिख रहा है, इस ट्रायंगल को हम ड्रॉप रिएक्शन ट्रायंगल बोलते हैं। तो अब हम डीसी जनरेटर की इंटरनल और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि वो किस तरह से होगी। तो जैसा कि हम यहाँ वोल्टेज और आर्मेचर करंट के कर्व के बीच में देख सकते हैं कि यहाँ जो हमारा E है, मीन्स हमारा जो EMF है, वो फर्स्ट कर्व के लिए जितना जनरेट हुआ था उतना ही दिख रहा है। मीन्स ऐसा कर्व इसमें आइडियल कंडीशन है कि हमें जितना हमने जनरेट किया उतना ही मिला, किसी तरह का ड्रॉप देखने नहीं मिला। तो फर्स्ट कर्व को हम आइडियल कर्व भी बोल सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जितना EMF जनरेट हुआ हमको उतना ही देखने को मिला। देन सेकंड जो हमारा कर्व है, यहाँ हम देख सकते हैं आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप काउंट हुआ है, तो जिसकी वजह से जो हमारा EMF है वो थोड़ा सा डिक्रीज़ हो गया है, तो हमें E मिला। तो सेकंड वाला जो हमारा कर्व है वो हमारा इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स का कर्व है। देन इसके बाद हम यहाँ IaRa ड्रॉप काउंट करते हैं। IaRa ड्रॉप की वजह से जो हमारा वोल्टेज है वो थोड़ा सा और डिक्रीज़ होता है। तो
और ये जो हमारा कर्व हमें दिख रहा है ये हमारा एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स का कर्व है। सो हमने देखा कि पहले हमारा फर्स्ट कर्व में हमें जनरेटेड ईएमएफ मिलता है, उसके बाद आर्मेचर रिएक्शन की वजह से थोड़ा सा ड्रॉप होता है, देन उसके बाद IaRa ड्रॉप की वजह से वोल्टेज थोड़ा ड्रॉप होता है और फाइनल वोल्टेज हमें V मिलता है। तो ये थी हमारी जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं।